हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ नैंसी। सभी को नमस्ते, सभी को राम राम और सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जो है वो आपको अभी हमारे चैनल के ऊपर राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। उसी सीरीज़ में जो है वो आज हम राजस्थान की जो सिंचाई परियोजनाएं आ जाती है उसके बारे में जो है वो कॉन्सेप्ट के साथ में और अच्छे तरीके से जो है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं। राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं। और ये इस टॉपिक से जो है वो राजस्थान की कंपटीशन की हर एग्जाम में जो है वो 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आता है। आरएस प्री के लिए भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे जो है वो कई बार क्वेश्चन किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। राजस्थान की जो सिंचाई परियोजना आती है इसके प्रमुख माध्यम कौन कौन से आ जाते हैं, यानी कि सिंचाई के माध्यम, सिंचाई के या माध्यम या साधन कौन कौन से आते हैं, यानी कि किस साधन के माध्यम से हम सिंचाई करते हैं। तो वो जो आते हैं वो कुएं, नलकूप, नहर आदि आ जाते हैं, जो कि मोस्टली जो है वो ज़्यादातर स्टूडेंट को पता है, लेकिन कितना परसेंटेज आ जाते हैं वो नहीं पता होता है। और कहाँ कहाँ पे कुओं से की जाती है सिंचाई और कहाँ नलकूपों से की जाती है। तो नलकूप आ जाते हैं, तालाब आ जाते हैं, इसके बाद में जो है वो नहरें आ जाती हैं और उसके बाद में अन्य। तो हमारे राजस्थान में कुओं से जो है वो 24% सिंचाई की जाती है और नलकूपों से जो है वो 42% सिंचाई की जाती है। तालाबों से जो है वो कितनी की जाती है, तो तालाबों से 1% सिंचाई की जाती है। नहरों से 30% सिंचाई की जाती है, 30%। अन्य जो आते हैं वो 3% जो है वो आ जाते हैं। फिर अगर हम बात करें तो कुएं से जो है वो सिंचाई राजस्थान के जयपुर जिले में सर्वाधिक होती है और नलकूपों से भी सिंचाई राजस्थान का जो जयपुर जिला आता है उसमें सर्वाधिक होती है। अगर हम बात करें कि तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई राजस्थान के किस जिले में होती है, तो वो भीलवाड़ा जिले में होती है। नहरों से सिंचाई आप सभी को पता है, गंग नहर, आईजीएनपी, इसके बारे में तो गंगानगर में नहरों से। अन्य में जो है वो हमारे राजस्थान के जो आ जाते हैं उनमें की जाती है। फिर अगर हम बात करें राजस्थान के, अगर हम मैप के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, तो ये हमारे राजस्थान का मैप है। जिसमें कि अगर हम देखें तो यहाँ पे गंगानगर में जो है, गंगानगर में सिंचाई की जाती है नहर से। और जयपुर जिले में जो है वो सिंचाई की जाती है कुएं और नलकूप से। भीलवाड़ा जिले में सिंचाई की जाती है तालाबों से। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछ लिया जाता है, तो आप इसको जो है वो ध्यान में रखना। फिर हम बात करते हैं सिंचाई का वर्गीकरण, यानी कि सिंचाई के आधार, यानी कि सिंचाई के माध्यम और साधन के बारे में बात करने के बाद अब हम बात करेंगे सिंचाई का वर्गीकरण। सिंचाई का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, तो एक तो लघु सिंचाई परियोजनाएं आती है, लघु सिंचाई परियोजना आती हैं, और एक आती है मध्यम सिंचाई परियोजना, एक मध्यम सिंचाई परियोजना, और एक आती है वृहद सिंचाई परियोजना। वृहद सिंचाई परियोजना, लघु सिंचाई परियोजना जो है वो 0 से लेकर 2000 हेक्टेयर तक जो सिंचाई की जाती है उसको हम लघु सिंचाई परियोजना कहते हैं। हेक्टेयर, और 2000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर तक सिंचाई की जाती है उसको हम मध्यम सिंचाई परियोजना कहते हैं। वृहद सिंचाई परियोजना में 10,000 हेक्टेयर से अधिक 10,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचाई की जाती है, उसको हम वृहद सिंचाई परियोजना कहते हैं। ठीक है, और एक आती है बहुउद्देशीय परियोजनाएं। क्या होती हैं? बहुउद्देशीय
यानी कि दो या दो से अधिक उद्देश्यों को लेकर जो सिंचाई की जाती है उसको हम बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत लाते हैं। यानी कि जो सिंचाई की जाती है जिसमें कि सिंचाई के साधन, सिंचाई भी हो सकती है, पानी की आपूर्ति भी हो सकती है, जल विद्युत उत्पादन का लक्ष्य भी हो सकता है। इन सभी योजनाओं को लेकर जो सिंचाई मतलब जो किए जाते हैं, यानी कि एक उद्देश्य नहीं बल्कि दो या दो से अधिक उद्देश्य होते हैं, उसको हम बहुउद्देशीय परियोजनाएं बोलते हैं। यानी कि बहुत सारे उद्देश्यों को लेकर की जाने वाली जो होती है उसको हम बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। अब हम बात करते हैं राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं के बारे में। राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं। सिंचाई परियोजना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सिंचाई परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। यानी कि अब जो है वो हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं जिसमें कि हम बात करते हैं, हम पढ़ रहे थे राजस्थान की सिंचाई परियोजना के बारे में। राजस्थान की सिंचाई परियोजना में जो है वो हमने सबसे पहले देखा था कि सिंचाई के साधन क्या आ जाते हैं, किस माध्यमों के माध्यम से सिंचाई की जाती है, किन माध्यमों के माध्यम से सिंचाई की जाती है, जिसमें कि हमने देखे थे कुएं जो आते हैं उनसे राजस्थान में 24% पे जो है वो सिंचाई की जाती है। कुएं से सिंचाई जो है वो राजस्थान के जयपुर जिले में सर्वाधिक की जाती है। नलकूपों से जो है वो 42% जो कि जयपुर जिले में सर्वाधिक की जाती है। नहरों से 30%, नहरों से जो है वो 30% गंगानगर जिले में जो वो सर्वाधिक की जाती है। तालाबों से 1% जो कि भीलवाड़ा जिले में सर्वाधिक की जाती है। अन्य में जो है वो 3% आ जाता है। और फिर हमने बात करी थी सिंचाई का वर्गीकरण। सिंचाई के वर्गीकरण में हमने सबसे पहले बात करी थी कि लघु सिंचाई परियोजनाएं, मध्यम सिंचाई परियोजनाएं, वृहद सिंचाई परियोजनाएं। लघु सिंचाई परियोजनाएं जो 0 से लेकर 2000 हेक्टेयर तक की जाती है उनको हम लघु सिंचाई परियोजना बोलेंगे। और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं जो आ जाती है जिसमें 2000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर तक सिंचाई की जाती है उसको हम मध्यम सिंचाई परियोजना में बात करेंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं वृहद सिंचाई परियोजनाएं। जो 10,000 हेक्टेयर से भी अधिक सिंचाई की जाती है उसको हम बोलते हैं वृहद सिंचाई परियोजनाएं। फिर हमने बात करी थी कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो होती हैं वे परियोजनाएं जिनका उद्देश्य जो है वो 2 या 2 से अधिक होता है उनको हम बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं, जिसमें इन परियोजनाओं का उद्देश्य होता है कि हमें सिंचाई भी करनी है, हमें जल विद्युत उत्पादन भी करना है और हमें पानी की या जल की आपूर्ति भी करवानी है। तो ये जो होती है वो बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती हैं। फिर हमने बात करी थी कि हमारी जो सिंचाई परियोजनाएं आ जाती हैं उनको हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू आते हैं उनके द्वारा आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया है, जो कि बार बार क्वेश्चन किया जाता है। फिर हम बात करते हैं, क्या फटाफट से नोट करो, फिर हम आगे देखते हैं कि राजस्थान में बहुउद्देशीय परियोजनाएं कौन कौन सी आ जाती है और प्रथम बहुउद्देशीय योजनाएं कौन कौन सी है। हम बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में बात कर रहे थे। इसमें हम देखते हैं कि प्रथम बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो आती हैं वो कौन कौन सी आ जाती हैं। अगर हम विश्व में बात करते हैं तो विश्व में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजनाएं कौन सी आती है, तो टेनेसी आती है, जो कि कहाँ पे आ जाती है, तो यूएसए में आ जाती है। इसको कब डेवलप किया गया था, तो 1933 में किया गया था। उसके बाद में अगर हम बात करें तो भारत में कौन सी आ जाती है, तो दामोदर घाटी परियोजना, जिसके बारे में आप सभी ने नाम सुना है। तो दामोदर जो है वो इंडिया में आ जाती है। इसको कब स्टेबलाइज्ड यानी कि कब जो है वो इसका विकास किया गया था, तो 1948 में किया गया था। फिर आता है कि राजस्थान में बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी आ जाती है, तो गंग नहर आ जाती है। वैसे तो 1927 में हो गया था लेकिन इसका उद्घाटन 1958 में किया गया था एडी। ठीक है, तो ये जो है वो प्रथम बहुउद्देशीय परियोजनाएं आ जाती हैं। फिर अगर हम बात करें कि नदी मतलब कि राजस्थान में कौन कौन सी परियोजनाएं आती है, राजस्थान में आने वाली बहुउद्देशीय परियोजनाएं, राजस्थान में कौन कौन सी बहुउद्देशीय परियोजनाएं आ जाती हैं। राजस्थान में बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में अगर हम बात करें तो नदी घाटी, राजस्थान में नदियों के ऊपर जो परियोजनाएं बनी जाती है उसको हम नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि नदी जो है वो राजस्थान में है।
तो नदियों के ऊपर जो परियोजनाएं बनाई जाती हैं उनको हम नदी घाटी परियोजनाएं कहते हैं। और राजस्थान में नहर भी है, तो नहर घाटी, नहर के ऊपर जो परियोजनाएं बनाई जाती है उसको हम नहर बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। फिर हम बात करते हैं कि राजस्थान में कौन कौन सी बहुउद्देशीय परियोजनाएं आ जाती है जो कि सिंचाई को लेकर, पेयजल को लेकर, विद्युत उत्पादन अक्षमता को लेकर जो है वो बनाई गई है। तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे चंबल बहुउद्देशीय परियोजना। चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के बाद में माही बहुउद्देशीय परियोजना, उसके बाद में रेणुका जी बहुउद्देशीय परियोजना, एक आ जाती है लखवारा बहुउद्देशीय परियोजना, और एक और आती है बाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना। किस नदी के ऊपर आ जाती है? तो सतलज नदी के ऊपर आ जाती है। रेणुका जी बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी के ऊपर आ जाती है? तो गिरी नदी के ऊपर आ जाती है। और यह जो बाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना आती है, इसके ऊपर बाखड़ा और नागल 2 डैम भी बनाए गए हैं। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं व्यास बहुउद्देशीय परियोजना, जो कि राजस्थान में आती है। व्यास बहुउद्देशीय परियोजना, राजस्थान में आने वाली बहुउद्देशीय परियोजना में सबसे बड़ी चंबल बहुउद्देशीय परियोजना, उसके बाद में माही बहुउद्देशीय परियोजना, और फिर आती है रेणुका जी बहुउद्देशीय परियोजना जो कि गिरी नदी के ऊपर आ जाती है, और लखवार बहुउद्देशीय परियोजना, और फिर बाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना सतलज नदी के ऊपर आ जाती है, और ये जो व्यास बहुउद्देशीय परियोजना जो आती है वो भी आ जाती है व्यास नदी के ऊपर। फिर हम बात करते हैं कि ये जो बहुउद्देशीय परियोजना आती है ये राजस्थान में किस तरीके से आती है, वो शॉर्ट नोट्स के रूप में जो है वो आप बना सकते हो। ये हमारे राजस्थान का मैप है। इसमें आप सभी को पता है कि ये हमारी जो है वो चंबल नदी है। तो चंबल नदी के इधर वाला 50% और इधर वाला यानी कि 50% राजस्थान का, 50% राजस्थान का, और 50% मध्य प्रदेश का, एमपी का, 50% एमपी का जो वो हिस्सा आता है, ये चंबल बहुउद्देशीय परियोजना आ जाती है। ठीक है, उसके बाद में इधर से आती है माही बहुउद्देशीय परियोजना, माही बहुउद्देशीय परियोजना। फिर अगर हम बात करें तो हमारी अगली आ जाती है बाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना। ये जो आती है वो सतलज नदी आती है, सतलज नदी से ही जो है वो बाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना निकाली गई है, जो कि राजस्थान में आती है, बाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना। फिर अगर हम बात करें तो एक नदी आके मिलती है सतलज नदी में, व्यास नदी, यानी कि सतलज नदी के ऊपर जो परियोजना बनाई गई है वो बाखड़ा नागल परियोजना बनाई गई है, जो कि राजस्थान में आती है। फिर सतलज नदी में नदी आकर मिलती है व्यास नदी के ऊपर जो है वो 2 बांध बनाए गए हैं। एक तो बांध बनाया गया है पोंग बांध, और एक और बांध बनाया गया है पडोह डैम और पोंग डैम। फिर हम बात करते हैं इन 2 परियोजनाओं के बारे में, रेणुका जी और लखवार परियोजना के बारे में। तो आप सभी को मैंने बताया था कि रेणुका परियोजना जो है वो गिरी नदी से निकलती है। तो ये नदी जो आती है वो गिरी नदी आती है, गिरी नदी, और इससे परियोजना निकाली गई थी रेणुका जी परियोजना निकाली गई थी। और ये कहाँ पे आ जाती है? तो ये हिमाचल प्रदेश में आ जाती है। रेणुका जी परियोजना किस राज्य की आ जाती है? तो हिमाचल प्रदेश की परियोजना आ जाती है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं, ये नदी आती है यमुना नदी के ऊपर जो है वो लखवार परियोजना यमुना नदी के ऊपर बनाई गई है। यमुना नदी के ऊपर लखवार परियोजना बनाई गई है। लखवार परियोजना कहाँ पे आ जाती है? तो उत्तराखंड के भी देहरादून में आ जाती है। देहरादून शहर में जो है वो लखवार परियोजना आ जाती है। तो आप जो है ये फटाफट नोट करो, फिर हम जो है वो इसका क्विक रिवीजन करते हैं।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में। हम पढ़ रहे थे जिसमें कि हमने देखा था प्रथम बहुउद्देशीय परियोजनाएं कौन कौन सी आ जाती है, कि विश्व में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजनाएं टेनेसी आ जाती है जो कि यूएसए की आती है, जो कि 1933 में जो है वो इसका विकास किया गया था। फिर हम बात करते हैं कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी आ जाती है, तो दामोदर बहुउद्देशीय परियोजना आ जाती है जिसका विकास 1948 में किया गया था। राजस्थान में बहुउद्देशीय नहर जो वो 1927 में स्टार्टिंग कर दिया गया था इसका निर्माण कार्य। फिर हम बात करते हैं कि राजस्थान में आने वाली बहुउद्देशीय परियोजनाएं कौन कौन सी आती है, ये तो हमने प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में बात करी थी। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान में कौन कौन सी बहुउद्देशीय परियोजनाएं आ जाती है, जिसमें कि सबसे पहले हमने बात करी थी चंबल बहुउद्देशीय परियोजना, जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश का जो हिस्सा आता है वो 50-50% आता है। उसके बाद में माही बहुउद्देशीय परियोजना आ जाती है, रेणुकाजी बहुउद्देशीय परियोजना, लखवार बहुउद्देशीय परियोजना, व्यास बहुउद्देशीय परियोजना और बाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना। फिर मैंने आपको जो है वो राजस्थान के मैप में बताया कि यहाँ से हमारी चंबल नदी निकलती है और फिर ये यमुना नदी में जाके चंबल नदी मिल जाती है। चंबल नदी के ऊपर चंबल बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई है। माही नदी जो है वो मध्य प्रदेश से निकलती है और जाके गुजरात में जाके गिर जाती है, तो माही नदी के ऊपर माही बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई है। राजस्थान के ऊपर से जो वो सतलज नदी निकलती है, सतलज नदी से जो वो बाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई है। सतलज नदी में व्यास नदी आके मिलती है। व्यास नदी के ऊपर जो वो 2 बांध बनाए गए हैं, एक तो पोंग बांध और एक पड़ोहा बांध बनाया गया, जो कि डिटेल से आपको आगे पढ़ाएंगे। फिर हमने बात करी थी रेणुकाजी बहुउद्देशीय परियोजना। रेणुकाजी बहुउद्देशीय परियोजना जो आती है वो हिमाचल प्रदेश में आ जाती है, यानी कि जो रेणुकाजी बहुउद्देशीय परियोजना जो है वो हिमाचल प्रदेश की परियोजना आती है, जो कि गिरी नदी के बारे में। चंबल बहुउद्देशीय परियोजना, चंबल बहुउद्देशीय परियोजना जो आती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात यह आती है कि चंबल बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना आ जाती है, जिसमें कि राजस्थान का हिस्सा जो वो 50%, तो मध्य प्रदेश का हिस्सा भी 50%। चंबल बहुउद्देशीय परियोजना में 3 चरणों में 4 बांधों का निर्माण किया गया। 3 चरणों में 4 बांधों का निर्माण किया गया। कैसे किया गया? तो सबसे पहले जिस बांध का निर्माण किया गया वो गांधी सागर बांध आता है। गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध के साथ में ही कोटा बैराज बांध का निर्माण भी उनके द्वारा किया गया। फिर अगर हम बात करें तो दूसरा चरण जो आता है उसमें राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण जो है वो दूसरे चरण में किया गया। उसके बाद में तीसरे चरण में जो है वो जवाहर सागर या हम इसको जो है वो जवाहर सागर या इसको हम कोटा डैम के नाम से भी जान सकते हैं। जवाहर सागर या कोटा डैम, जिसको चंबल पिकअप बांध के नाम से भी जाना जाता है। तो गांधी सागर बांध और कोटा बैराज बांध का निर्माण जो है वो कौन से ईयर में किया गया था? तो किया गया था 1960 में किया गया था। और राणा प्रताप सागर बांध जो आता है उसका निर्माण कौन से ईयर में किया गया था? तो 1970 में किया गया था। और जो जवाहर सागर बांध कोटा डैम जिसको बोलते हैं उसका निर्माण 1972 में जो है वो किया गया। तो ये तो इम्पोर्टेंट है कि चंबल बहुउद्देशीय परियोजना जो आती है इस पे 3 चरणों में 4 बांधों का निर्माण किया गया, जिसमें कि गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध। फिर हम जो है वो बात करेंगे गांधी सागर बांध के बारे में, यानी कि गांधी सागर बांध के बारे में जो है वो हम पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम मैप में देखें तो ये हमारे राजस्थान का मैप है, जिसमें कि हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे जो है वो हमारी चंबल नदी आती है। नदी के ऊपर बांध बना हुआ है गांधी सागर बांध, यानी कि मध्य प्रदेश में ही गांधी सागर बांध बना हुआ है। मध्य प्रदेश के भी मंदसौर में गांधी सागर बांध बना हुआ है। मंदसौर एमपी में जो है वो गांधी सागर बांध बना हुआ है। और ये गांधी सागर बांध जो है वो चंबल नदी का सबसे बड़ा व सबसे लंबा बांध आ जाता है। सबसे बड़ा व सबसे लंबा डैम जो आता है वो गांधी सागर डैम आता है। गांधी सागर डैम में जल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी आती है? जल विद्युत उत्पादन अक्षमता
इसमें जल विद्युत उत्पादन अक्षमता जो है वो इसमें 5 यूनिट लगी हुई है। कितने मेगावाट की? तो 23 मेगावाट की 5 यूनिट लगी हुई है। टोटल 115 मेगावाट जो है वो उत्पादन करता है गांधी सागर बांध। चंबल नदी के ऊपर सबसे बड़ा और सबसे लंबा डैम जो है वो गांधी सागर बांध आ जाता है, जो कि मध्य प्रदेश यानी कि मंदसौर मध्य प्रदेश में जो है ये आता है। और यह जो है वो बहुउद्देशीय परियोजना में सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा डैम आ जाता है, जो कि आपको याद रखना है। गांधी सागर बांध के बाद में जो है वो हम जाते हैं राजस्थान में। तो राजस्थान में सबसे पहले डैम आ जाता है राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में आता है। राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण 1970 में किया गया था। राणा प्रताप सागर बांध जो आता है इसके ये जो है वो रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह को जलापूर्ति करता है। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में 1970 में जिसका निर्माण किया गया था वो रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में आता है। रावत भाटा परमाणु संयंत्र उसको जलापूर्ति का विद्युत गृह को जलापूर्ति करने का काम जो है वो इसके द्वारा किया जाता है। और ये राणा प्रताप सागर बांध जो आता है वो राजस्थान का सबसे बड़ा बांध आ जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान का सबसे बड़ा बांध आ जाता है। और राणा प्रताप सागर बांध में कुल विद्युत उत्पादन अक्षमता कितनी आती है, यानी कि जल विद्युत उत्पादन अक्षमता कितनी आती है? तो अगर हम बात करें तो इसमें जल विद्युत उत्पादन अक्षमता, इसमें जल विद्युत उत्पादन अक्षमता की अगर हम बात करें तो इसमें 4 यूनिट लगी हुई हैं, जो कि 43 मेगावाट की लगी हुई हैं, जो कि 172 मेगावाट जो है वो जल विद्युत का उत्पादन करती है। ठीक है, यानी कि 4 यूनिट लगी हुई है 43 मेगावाट की, जो कि 172 यूनिट मतलब 172 मेगावाट का जो है वो विद्युत उत्पादन करते हैं। और ये जो राणा प्रताप सागर बांध जो आता है इसका निर्माण राजस्थान के जो चंबल बहुउद्देशीय परियोजना आती है इसके द्वितीय चरण में जो है वो हुआ था। द्वितीय चरण में, फर्स्ट चरण में तो गांधी सागर बांध और कोटा बैराज बांध का हुआ था। उसके बाद अगर हम आगे जाते हैं तो यहाँ पे एक डैम आता है जिसका नाम आता है जवाहर सागर डैम। जवाहर सागर डैम जो आता है इसको हम कोटा डैम के नाम से भी जानते हैं, चंबल पिकअप डैम के भी नाम से हम इसको जानते हैं। चंबल पिकअप डैम या कोटा डैम के नाम से भी जानते हैं। इसका निर्माण जो है वो 1972 में जो है वो किया गया था, यानी कि जवाहर सागर डैम का निर्माण 1972 में किया गया था। फिर अगर हम बात करें तो जवाहर सागर बांध में जो है वो कितनी, यानी कि इसकी जल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी आ जाती है, तो इसमें जो है वो 3 यूनिट लगाई गई थी। 3 यूनिट लगाई गई थी। कितने मेगावाट की? तो 33 मेगावाट की 3 यूनिट लगाई गई थी, जो कि टोटल 99 मेगावाट जो है वो विद्युत उत्पादन करती है। जवाहर सागर बांध में 3 यूनिट लगाई गई थी 33 मेगावाट की, जो कि 99 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन करते हैं। फिर अगर हम बात करें तो फिर अगला हमारा बांध आ जाता है कोटा बैराज बांध, जो कि चंबल नदी यानी कि चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के पहले चरण में जो है इसका निर्माण किया गया था। आ जाता है यहाँ पे कोटा बैराज। कोटा बैराज जो आता है वो ओनली टू ओनली सिंचाई की सुविधा प्रोवाइड करवाता है, यानी कि कोटा बैराज डैम से जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिंचाई की सुविधा होती है। इसमें कोई पेयजल की सुविधा नहीं होती है, ना ही इसमें विद्युत उत्पादन होता है। ये चंबल नदी पे यानी कि चंबल बहुउद्देशीय परियोजना पे ऐसा बांध है जो कि सिर्फ और सिर्फ सिंचाई की जाती है इससे। ठीक है, फिर अगर हम बात करें तो ये जो कोटा बैराज बांध जो आता है इससे कोटा बैराज डैम से जो है वो 14 में आ जाती हैं और 6 लिफ्ट नहरें जो है वो मध्य प्रदेश में आ जाती हैं, यानी कि 8 लिफ्ट नहरें तो राजस्थान में और 6 लिफ्ट नहरें जो है वो मध्य प्रदेश में आ जाती हैं। और इसमें जो है वो 2 नहरें निकाली गई हैं कोटा बैराज डैम में। 2 नहरें, एक तो बाई नहर और एक आ जाती है दाई नहर, जिसमें कि 14 लिफ्ट है, जिसमें कि 8 राजस्थान की और 6 मध्य प्रदेश की आती है। फटाफट से नोट करो, फिर हम आगे जो है वो डिस्कस करते हैं।
तो राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजनाओं में हम सबसे पहले चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में बात कर रहे थे। चंबल बहुउद्देशीय परियोजना जो आती है उसके बारे में कहा जाता है कि ये जो है वो राजस्थान में इसका हिस्सा जो है वो 50% आता है और मध्य प्रदेश में 50% आता है, यानी कि आधा आधा आता है। चंबल बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण जो वो 3 चरणों में, इसमें 4 बांध बनाए गए हैं, यानी कि 3 स्टेज में 4 बांध बनाए गए हैं। तो चंबल बहुउद्देशीय परियोजना में फेज अगर हम देखें तो जो फेज फर्स्ट आता है उसमें गांधी सागर बांध और कोटा बैराज दोनों का निर्माण किया गया है। उसके बाद में सेकंड जो चरण आता है उसमें राणा प्रताप सागर बांध, और थर्ड चरण में जो है वो जोहार सागर बांध, जिसको कोटा डैम के नाम से भी जाना जाता है और चंबल पिकअप बांध के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगर हम बात करें तो इनका निर्माण जो है वो कब कब हुआ, तो गांधी सागर बांध का निर्माण 1960 में, फिर दूसरे चरण में राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण 1970 में, और जोहार सागर बांध का निर्माण जो है वो 1972 में किया गया था। ये तो हुई यहाँ तक की बात। फिर हम बात करते हैं कि राजस्थान में मैप में जो है वो गांधी सागर बांध जो है वो कहाँ पे आ जाता है, तो मंदसौर मध्य प्रदेश में आ जाता है, यानी कि गांधी सागर बांध राजस्थान का हिस्सा नहीं है, वो अभी मंदसौर मध्य प्रदेश में आता है गांधी सागर बांध, जो कि चंबल बहुउद्देशीय परियोजना पे आता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये चंबल बहुउद्देशीय परियोजना का सबसे लंबा और सबसे बड़ा बांध जो है वो गांधी सागर बांध आ जाता है। फिर अगर हम इसके उत्पादन अक्षमता के बारे में बात करें कि जल विद्युत उत्पादन अक्षमता कितनी आ जाती है, तो इसके अंतर्गत जो है वो 5 यूनिट लगी हुई है 23 मेगावाट की, जो कि कितना 115 मेगावाट से जल विद्युत उत्पादन करती है। गांधी सागर बांध के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो ये रही। और फिर हम बात करते हैं हमारे राजस्थान में जब चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के ऊपर सेकंड चरण में राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किया गया। राणा प्रताप सागर बांध जो आता है वो चित्तौड़गढ़ में आता है, जो कि रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह को जलापूर्ति करने का काम जो है इसके द्वारा किया जाता है। राणा प्रताप सागर बांध में जो है वो 4 यूनिट लगी हुई है 43 मेगावाट की, जो कि 172 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन करती है। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान का सबसे बड़ा बांध आ जाता है। फिर हम बात करते हैं जोहार सागर बांध, जिसको कोटा डैम के नाम से या चंबल पिकअप बांध के नाम से भी जाना जाता है। जोहार सागर बांध का निर्माण 1972 में किया गया था। जोहार सागर बांध जो है वो कहाँ पे आ जाता है, तो कोटा बूंदी में जोहार सागर बांध आ जाता है मोस्टली, यानी कि थोड़ा हिस्सा जो है वो बूंदी का भी इसके अंतर्गत आता है। फिर हम बात करते हैं कोटा बैराज। कोटा बैराज का निर्माण वैसे चरण फर्स्ट में ही कर दिया गया था, लेकिन ये जो है वो कोटा में आता है। चरण फर्स्ट में इसका निर्माण कर दिया गया था गांधी सागर बांध के साथ में 1960 में। कोटा बैराज जिसको बोलते हैं या कोटा डैम जिसको बोलते हैं, उसमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिंचाई की सुविधा आ जाती है, यानी कि उसमें जलापूर्ति नहीं करता है, कोई विद्युत उत्पादन अक्षमता नहीं है, यानी कि ना तो किसी प्रकार का विद्युत का उत्पादन करता है और ना ही सिंचाई जल की आपूर्ति करता है, सिर्फ और सिर्फ सिंचाई सुविधा करता है। और ये जो कोटा बैराज बांध आता है, इससे 2 नहरें निकाली गई थी, एक तो बाई ओर नहर निकाली गई थी, एक दाई ओर नहर निकाली गई थी, ठीक है। उसमें से जो है वो 14 लिफ्ट नहर निकाली गई थी। 14 लिफ्ट नहरों में 8 लिफ्ट जो आती है वो राजस्थान की आ जाती है, 6 जो है वो मध्य प्रदेश की आ जाती है। तो वो कौन कौन सी आ जाती है उसके बारे में हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कोटा बैराज बांध, तो ये जो है वो कोटा बैराज बांध आता है। कोटा बैराज बांध जो आता है, इसमें इधर जो है वो नहर निकाली गई थी, दाई नहर में कोटा 12 और थोड़ा बहुत जो है वो मध्य प्रदेश का हिस्सा इसके अंतर्गत आता है। फिर अगर हम बात करें तो इधर जो है वो कोटा और बूंदी, इसमें ये जो है वो बाई नहर निकाली गई थी। और इन दोनों नहरों के ऊपर जो है वो मतलब कि 14 जो है वो लिफ्ट्स का निर्माण जो है वो किया गया था, यानी कि 14 लिफ्ट लगाई गई थी। 14 लिफ्ट में अगर हम बात करें तो 8 तो राजस्थान की आ जाती हैं और 6 जो है वो मध्य प्रदेश की आ जाती है। अब हम राजस्थान में आने वाली लिफ्ट नहरों के बारे में बात करेंगे कि राजस्थान में जो है वो कौन कौन सी लिफ्ट नहरें आ जाती हैं। 8 लिफ्ट नहरों के बारे में बात करेंगे राजस्थान में कौन कौन सी आ जाती है। तो दिगोद लिफ्ट नहर आ जाती है, पचेली लिफ्ट नहर आ जाती है, यानी कि पचेल लिफ्ट नहर आ जाती है। उसके बाद में कचारी लिफ्ट नहर आ जाती है। चौथी लिफ्ट नहर आ जाती है गणेशगंज लिफ्ट नहर आ जाती है। उसके बाद में अंता लिफ्ट नहर आ जाती है और छठी भी जो है वो अंता लिफ्ट नहर आती है। और 7वीं आ जाती है सोरखंड लिफ्ट नहर आ जाती है। और ये कौन कौन से जिलों में आ जाते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो 7वीं आती है सोरखंड और 8वीं आती है
जालीपुर, जालीपुर लिफ्ट नहर, जालीपुर लिफ्ट नहर तो क्या, तो ये जो वो दिगोद वाली कहाँ पे आती है, कोटा में आती है। दिगोद वाली कोटा में आती है और एक जालीपुर वाली जो है वो कोटा में आती है। पचेल जो है वो 12 में आती है और ये कचारी जो आती है वो भी 12 में आती है और गणेशगंज जो आती है वो भी 12 में आती है और अंता जो है वो भी 12 में आती है, अंता 12 में आती है और शोरखंड, शोरखंड भी 12 में आती है। तो ये लिफ्ट नहर जो है वो आपको याद रखनी है क्योंकि इनसे जो वो बार बार क्वेश्चन किया जाता है और आप जो है वो ध्यान में नहीं रख पाते हो। तो ये तो ही हमारी राजस्थान में आने वाली लिफ्ट नहर। यानी कि ये 8 लिफ्ट नहरें जो है उनका नाम याद रखना है। तो इसमें जो वो कोड यानी कि कोई ट्रिक लगाना, उससे जो वो ये याद रह जाएगा, कोई ट्रिक लगाना उससे याद रह जाएगा। फिर हम बात करते हैं कि हमारी जो चंबल बहुउद्देशीय परियोजना आती है वो पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हम जो है वो अगली माही बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में पढ़ेंगे और ये सारी चीज़ें जो है वो नोट कर लेना और फिर इनका बार बार जो है वो रिवाइज करना। फिर आती है कि हमने जो वो कंप्लीट तरीके से चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में पढ़ा दिया, अब आगे भी जो है वो माही बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में पढ़ाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड बाय।